मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। की वजीर और सेक्रेटरी बराए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और प्राइम मिनिस्टर से अपना अवार्ड वसूल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़रा को एजाज़ात से नवाजा जा रहा है, इज्जत अफजाई हो रही है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान को अगली बार फिर वज़ीर आज़म बनाने के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार हो रहा है। लेकिन इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती नाकामी का सारा मलबा मौजूदा निज़ाम पर डाल दिया है। आज 42 माह के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को एहसास हुआ है कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तानी सिस्टम में तो गुंजाइश मौजूद नहीं थी। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता है। जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्सॉर्ब करने की। इसमें हमें आहिस्ता ये इंसेंटिवाइज ही करके हम अपनी मिनिस्ट्रीज और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। पाकिस्तानी निजाम में गुंजाइश ना होने के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल वज़रा को शानदार काम करने पर तारीफी असनाद से नवाज दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां आला कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए जजा का ऐलान हुआ है, वहीं बुरी कारकर्दगी के लिए किसी सजा का कोई ऐलान नहीं किया गया। हैरानकुन तौर पर वजारतों की हालिया कारकर्दगी अगस्त 2021 में जारी की गई हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 6 माह कबल हुकूमत जिन वजारतों की कारकर्दगी का क्रेडिट ले रही थी, आज वो कारकर्दगी पहले 10 बेहतरीन वजारतों में भी जगह नहीं बना सकी है। हुकूमत का 6 माह कबल दावा था कि गुज़श्ता 3 बरस में मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया है, एहतसाब के अमल के लिए इकदाम किए हैं, महंगाई को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करने का मकसद मुकाबले की फ़ज़ा यानी मुसाबकती फ़ज़ा कायम कर। मिनिस्टर्स को क्या कहूं, अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते हैं मेहनत करो लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सजा और जजा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। अब जरा वज़ीर आज़म की कैबिनेट की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। आज जारी होने वाली फहरिस्त में वजारत मवासलात पहले नंबर पर रही है, यानी मुराद सईद साहब की वजारत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मुराद सईद की तारीफ भी की है। ये वही वजारत है जिसमें मुराद सईद साहब जो है उनके दौर में टोल टैक्स में तकरीबन 300 से 1400 रुपए का इजाफा हुआ। सड़कों के पुराने मंसूबों पर नई तख्तियां लगाई गई, मगर इसके बावजूद मुराद सईद की वजारत मवासलात अव्वल नंबर पर आई है, स्टैंडिंग उसकी फर्स्ट है। वज़ीर आज़म की फहरिस्त के मुताबिक असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी ने दूसरा नंबर हासिल किया है। हालांकि वजारत खजाना से उन्हें व्हाट्सएप पैगाम भेजकर बरतरफ किया गया। आपको पता है कि कैसे म्यूजिकल चेयर रही कैबिनेट, जबकि अपने कारोबारी दोस्तों को 250 अरब के फवायद पहुंचाने के इल्जामात का भी उन्हें सामना रहा। वजारत तखफीफ गुर्बत यानी पॉवर्टी एलिविएशन से सानिया नश्तर का तीसरा नंबर रहा है, जबकि आज ये खबर सामने आई कि सानिया नश्तर के एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए गए चूजों में से तकरीबन 50% मुर्गे निकले, जिससे गरीब शहरियों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। शहरियों का कहना है कि सोचा था मुर्गियां अंडे देंगी, उन्हें फरोख्त करेंगे और कारोबार करके गुर्बत मिटाएंगे। इसी तरफ शफकत महमूद की वजारत वफाकी तालीम का चौथा नंबर रहा है। अब सवाल यह है कि वजीर तालीम आला तालीम का बजट कम करने पर सर्टिफिकेट ले रहे हैं या फिर उन्हें नंबर्स की लूट सेल लगाने पर इनाम दिया गया है। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बढ़ते हुए वाक़यात के बावजूद शीरी मजारी साहिबा उनकी वजारत इंसानी हुकूक भी सर्टिफिकेट हासिल करने वाली वजारत में शामिल हुई हैं। खुसरो बख्तियार की सनत व पैदावार, रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत व सरमायाकारी, शेख रशीद की वजारत दाखिला। लेकिन उससे पहले जो खुसरो बख्तियार साहब हैं या रज़ाक दाऊद साहब हैं, इनसे मुताल्लिक भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी बातें होती रहीं। डैम का ठेका देने से मुताल्लिक खुसरो बख्तियार साहब चीनी स्कैंडल की जद में आए, इंक्वायरीज भी चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म की कैबिनेट के अंदर इतने होनहार मिनिस्टर हैं कि उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर टॉप 10 में उनकी स्टैंडिंग बनी है। फ़खर इमाम साहब हैं, वो वजारत फूड सिक्योरिटी देख रहे हैं और उनको भी आज सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। हैरत अंगेज तौर पर चंद ऐसी शख्सियात भी इस फहरिस्त में हैं, अहम वजारतें और मीडिया पर मुतहर्रिक रहती हैं, लेकिन उनको टॉप 10 में शामिल नहीं किया गया, यानी इस फहरिस्त के अंदर वो जगह नहीं बना सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़रों से ओझल रहे हैं, जबकि टीम के वाइस कैप्टन और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर भी कप्तान की नजर नहीं पड़ सकी है। कप्तान से गिले शिकवे करने वाले परवेज खटक भी दी बेस्ट की फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, टॉप 10 में वो भी नहीं आए। वजीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल और पार्टी की खातिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों का बार बार चक्कर लगाने वाले अली अमीन गंडापुर को भी
दी बेस्ट की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया और इस पर खासतौर पर अली मोहम्मद खान साहब का तो शिकवा भी ऑन रिकॉर्ड आ गया है। गुज़श्ता कई हफ्तों से हुकूमती तर्जुमान दावा करते रहे कि मुल्क की मईशत ठीक कर दी है, लेकिन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा उनमें शौकत तरीन का नाम तक नहीं है। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारतों को किन बुनियाद पर असनाद दी हैं? क्या अहम वजारतों का वज़ीर आज़म की लिस्ट में शामिल ना होना हुकूमत की नाकामी का इजहार है? क्या खुद ये कोई ट्रस्ट डेफिसिट है? क्या वज़ीर आज़म ने सिर्फ चहेते अफराद को नवाजा है? जिस मुल्क में वजारत खजाना की कारकर्दगी वज़ीर आज़म के लिए काबिल एतमाद ना हो, उस मुल्क की मईशत कितनी काबिल एतबार होगी? हुकूमत शुरू दिन से ही खारजा महाज पर कामयाबी का क्रेडिट लेती रही, मगर वजारत खारजा को नजरअंदाज क्यों किया गया? वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बेहतरीन वजारतों को सर्टिफिकेट तकसीम करने से हुकूमत पर क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं? इन्हीं सवालात का जवाब देने की उस पर जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स है इससे मुतालिक सबसे पहले वो आपके सामने रखता है। आपने एक बहुत बड़ी गलती की कि आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि टॉप 10 कौन है और बाकी मिनिस्टर्स नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को नहीं बताना जब तक ये फंक्शन नहीं होता। अब वज़ीर आज़म इमरान खान को ये खदशा भी है कि जो इस फहरिस्त में जगह नहीं बना सके वो नाराज हो जाएंगे और फिर वो शहजाद अरबाब साहब को ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने ये लिस्ट रिवील नहीं करनी है। कैफ ऑपोजिशन दूसरी जानिब इसको तो अंजुमन सताइश बामी कह रही है कि एक तरफ 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने वज़रा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस हवाले से ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन है वो भी आपके सामने रखता है। साहब, आज आपके मसाइल हल करने के बजाय वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांध रहा था कि शाबाश शाबाश आपने सब जबरदस्त काम कर लिया, तारीख का सबसे बड़ा कैबिनेट है इसके पास, सिर्फ 10 वजीर लायक है। जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है कि जो बाकी कैबिना के मेंबर्स हैं उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। ने भी अपने वज़रा को तमगे दें, कुछ पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद पता है। इस चीज में उनको लगता है उनको कामयाबी हुई है कि उनका प्रोपेगेंडा सेल जो है वो बड़ा हरकत में रहा है और बड़ा मुतहर्रिक रहा है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर सताइश तो हो रही है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही उनसे जवाब तलबी भी होगी। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये इसका क्राइटेरिया क्या था। इसका क्राइटेरिया ये था कि वजारतों से पूछा गया कि आपके साल के परफॉर्मेंस गोल क्या होंगे। अच्छा, और परफॉर्मेंस गोल वो जो आप कह लें कि उनके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से या अपनी टीम के कप्तान के साथ जो एग्रीड परफॉर्मेंस गोल्स होंगे, डिलीवरी गोल्स जो हैं। सो आप कह लें कि वजारतों ने परफॉर्मेंस या टारगेट या गोल जो है सेट किए और फिर उनकी मीटिंग हुई हर वजीर की प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इसको जो कह लें कि उनके राइट अप में या डेवलपमेंट में जो अरबाब शहजाद ने यू कैन से रिप्रेजेंट किया वज़ीर आज़म को, तो उसमें जो एग्रीड गोल्स थे उन गोल्स की अचीवमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस में इवैल्यूएट होना। जाहिर है चीमा साहब, कुछ केपीआईज होंगे, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और उस बेस के ऊपर ये क्राइटेरिया बना के इवैल्यूएट किया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो मईशत को टेक ऑफ पर लाने का क्रेडिट आप लेते रहे हैं, तो उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर का, वजारत खारजा का जिक्र नहीं है, इवन जो वजारत दिफा है उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि वो अपने केपीआईज को मीट नहीं कर सके या केपीआईज दे ही नहीं सके? नहीं, ये नहीं है बात। बेसिकली ये है कि आपने जो चीजें तय की वो आपकी कितने परसेंट अचीव हुई। हो सकता है कि उन जो चीजें तय नहीं हुई वहां पे आपकी परफॉर्मेंस बड़ी गैर मामूली है। मसलन जस्ट आप एग्जांपल नोट करें कि ये जो IMF ने हमारी ग्रोथ को जो प्रोजेक्शन दी या एक फोरकास्ट थी हमारी 2020-21 की ग्रोथ, वो थी 1.5%। हमने जो प्री बेसिक नंबर आए मार्च तक उसके हिसाब से हमने ग्रो किया 3.97%, और जब फाइनल फिगर आए 30 दिसंबर तक 30 जून तक तो हमारी ग्रोथ बनी 5.37%। हमने सरप्राइज किया दुनिया को। बट आप कह लें कि अगर आपने जो आपके परफॉर्मेंस गोल नहीं है ये, और उसमें आपने आपका एग्रीड गोल ये नहीं है और आप कर गए हैं या आपको परफॉर्मेंस गोल से बाहर है, तो इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने 10 एरियाज लिए, 12 लिए, 13 लिए, उन परफॉर्मेंस के बेस पे आपका मैयर होना था। सो
तो आप दूसरा ये कि कितने पॉइंट्स, ये बिल्कुल मैथ की तरह की बात है। नहीं जी वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए एप्रिसिएशन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जरूर थपकी देनी चाहिए, मोराल हाई होता है, मोटिवेट होते हैं वज़रा, लेकिन सजा और जजा का निजाम होना चाहिए। मतलब जिस जगह पर अब जजा है वहां सजा भी तो होनी चाहिए, मुतय्यन करना चाहिए कि नहीं है अगर तो आप उसको या तो रिमूव करें, क्योंकि हमने देखा कि कैबिनेट के अंदर म्यूजिकल चेयर जारी रही है कि एक से पोर्टफोलियो लिया, दूसरे को दे दिया, कैबिनेट रीशफल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हमने देखा कि आपने पोर्टफोलियो लेने के बाद आपने उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया हो, आउट कर दिया हो। तो इस हवाले से रिलक्टेंस क्यों है? क्या अपने साथियों को नाराज नहीं करना चाहते खालिद साहब? हाँ, मुझे बड़ी शिकायत रहती है आपसे, आप एक अहम सवाल करके तो आधा घंटा मतलब आप कह लेंगे। नहीं, मेरा तो सवाल बड़ा सादा सा है चीवा साहब आपसे। सर मुझे टाइम तो देना, जवाब तो देने देना प्लीज। 2 मिनट नहीं मुझे देते तो आप आगे चल पड़ते हैं, फिर इस तरह बात नहीं बनती ना। मेरे ये सवाल करके आप मुझे 2 मिनट देते पढ़ूं। अच्छा, मैं कह रहा था, देखिए ये एक बेसिक जो बात है वो ये है कि सजा और जजा डेफिनेटली है कि आपने अप्रिशिएट किया लोगों को। फिर जो परफॉर्मेंस है इसकी, यू कैन से कि आप वजारत खजाना की, वजारत खजाना ने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, वजारत खजाना ने आप कह लें कि ग्रोथ ज्यादा की, वजारत खजाना ने सेफ्टी नेट का जो था कि अवाम की, यू कैन से कि जो परफॉर्मेंस थी इसमें सेफ्टी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जो एग्रीड परफॉर्मेंस स्कोर है वहां पे अगर आप कोई मिस हुए हैं तो उसके आपके नंबर उतने नहीं बनते, आप टॉप 10 में नहीं है, आप हो सकता है 11वें नंबर पे हो, 12वें नंबर पे हो। अगर सानिया निश्चित साहबा ने अगर उन गोल्स पे सामने या गोल किसी स्पॉट पे से ज्यादा अच्छे अंदाज में बनाए हैं और उन्हीं पे फोकस करके वहां ग्रो किया तो उनके नंबर ज्यादा बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली बार थी, लिहाजा बाज लोगों ने रूटीन की जो परफॉर्मेंस थी या थोड़ा सा ढीले डाले या एक फोकस के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते लोग, कि जहां जहां फायर फाइटिंग ज्यादा करते हैं, जहां जहां गैप आया वहां परफॉर्म कर लिया, उन लोगों ने नंबर मिस किए। चलिए चीवा साहब, फिर मुझे सवाल करने का मौका देना सर। देखिए इट्स अबाउट नंबर गेम्स, आप ये कह रहे हैं। आप देखिए अगर अंडर परफॉर्म अभी भी करते रहेंगे, लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे जैसे एग्री किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो फिर परेशान होंगे। और एज फार एज नंबर गेम इज कंसर्न, तो ऑपोजिशन पर सर पर आकर खड़ी हुई है, वो भी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत से लोग राब्ते में है, तो नंबर गेम तो उस तरफ तगड़ी हो सकती है फिर सर। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो मेले में चादर चोरी का आपने लतीफा सुनाओ। शहबाज शरीफ तो बेचारे वो बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास ना कोई नंबर ना कोई तहरीक अदमत ना पेश होनी है, ना बिलावल ने पेश करनी है, ना शहबाज शरीफ ने करनी है, ना इन्होंने मिल के करनी है। ये लिख लो, ये टाइम भी लिख लो, मेरी बात भी नोट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ये सिंपल शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है। ये मार्च तक हार्डली मार्च निकालेगा, वरना मार्च के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। और ये आप कह लें कि ये नाहिल भी हो सकता है अगर सहूलतकारों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना किया तो ओपन एंड शट केस है। सिंपल जो से जो हटा रहे हैं, इसके अलावा ये जो है ना नंबर गेम और इतने लोग राब्ते में, ये रबिश। और जीवा साहब, ये जो आपके इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग से मुलाकात, MKM वहां से 96H मॉल टाउन पहुंच जाती है, आसिफ अली जरदारी साहब का चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंचना, फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात आपके इत्तेहादियों से चौधरी बरादरान के साथ स्केड्यूल्ड है, जो किसी वक्त उनके साथी रहे हैं। उसके बाद फिर फासले बहुत बढ़ गए, लेकिन ये फासले तो सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तो होगा जिसकी पर्दादारी है सर। ये रेलेवेंट रहने की कोशिश है और वो कोशिश कामयाब है कि आज आप बात कर रहे हैं, कल भी आप बात कर रहे थे, 2 दिन और भी करेंगे, आगे सीरत में जाना है, रशिया जाना है, वहां भी कामयाबियां हमारा इंतजार कर रही हैं। हमने चाइना में बड़ी कामयाबियां ली, चाइना की कामयाबियों का जिक्र कम हो रहा है। रशिया में जो सक्सेस मिली आपको बात लगाना है, हारजा के उसकी बात कम हो रही है और रोटी की बात हो रही है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? इतनी बड़ी कामयाबी उनके लिए और क्या हो सकती है? मुजरम है जिसने 16.3 अरब की करप्शन की है, सामने उसके बच्चे नौकरों के अकाउंट में कैसे पैसे हैं, उससे कोई जवाब नहीं पूछ रहा और रोटी का जिक्र हो रहा है। और अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान आया है, देख पकेगी तो हम देखेंगे, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, तो आप समझते हैं कि कोई खतरे वाली बात नहीं है अगर इत्तेहादी ये भी कह रहे हैं तो? नहीं, देखिए वो खतरे वाली बात होती तो सामने आ जाती ना। क्वेश्चन ये है कि कभी आपने सियासतदान को कभी नो या हाँ करते हुए देखा है? सियासतदान दरमियान में बात करता है, वो दरमियान में करेंगे। वो आप मैं देखें, हमारा कल्चर है, मैं आपके चैनल में आऊँ, 300 बंदा यहाँ बैठा हुआ है, 400 बंदा बैठा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा भी मुझे मिलने से इनकार करेगा। वो कहेंगे सर आए बचाए दिए, आपने बड़ा एहसान किया, नेकी किया, आपने हमें इज्जत दी वगैरह वगैरह, यही बात चलती है। सियासतदानों में ये बात ज्यादा होती है। यहाँ पे
बात सुनी भी जाती है। तो चीमा साहब देखिए, अगर ये ऑप्टिक्स की बात भी है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है इस वक्त सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब वो कामयाब भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि कामयाबी तो उनकी है, तो कोई काउंटर स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं कि जिससे आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो खुलकर सामने आए और उस पर बात हो सके? कोई ऐसी काउंटर स्ट्रैटेजी या कोई मीडिया स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश आप भी कर रहे हैं? बात वो है। दूसरी बात यह है कि मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप इस तरह का, जैसे मैंने बात एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एक रबिश किस्म का एजेंडा जो है वो मतलब आप कह रहे हैं बिल्कुल अफवाहों की बेस है ना, है ही कुछ नहीं। एक बात है ही कुछ नहीं कि अगर देखें जरदारी साहब और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दो जमातों की टॉप लीडरशिप मिलने के बाद कोई सेमीफाइनल की चीज ना हो, मिलने के बाद कोई प्रॉपर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सकें, सवालों को जवाब न दे सकें, तो क्या है फिर? असल में चीमा साहब ये इररिलेवेंट बातें, ये मैं आप चले तस्लीम कर लेता हूँ, मैं आपकी बात से मैं तस्लीम कर लेता हूँ सर, मैं ज़िम्नी सवाल ले लें। जी मुझे एक फिक्रा बोल रहे थे, मुझे प्लीज अल्लाह के वास्ते मुझे फिक्रा बोल देते हैं, दरमियान में ना टोकन करें। अच्छा, मैं अगर उसी एजेंडे को लेके आप एक हफ्ता चल पड़े, 1.5 हफ्ता चल पड़े, तो फिर मैं आपका क्या करूँ? सप्लाई कर सकता हूँ? चलिए चीमा साहब, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, इमरान खान साहब जब अवामी इज्तिमा के अंदर इनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो इररिलेवेंट को तो खुद रेलिवेंट इमरान खान साहब कर देते हैं, या आपके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जवाब देके कर देते, तो हमें मजबूरन करनी पड़ती है सर? नहीं, देखिए फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हुई, 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, उस पर प्रोग्राम ना हो, उस वक्त तो ये बात नहीं थी, उस पर प्रोग्राम ना हो। आपका पूरे कोरोना के बाद सबसे पहले प्रेसिडेंट जी आपके वज़ीर आज़म को मिले, आपके साथ आपके तमाम मोस्टली मसाइल को चाइना ओन कर ले, आपको अगले सालों में आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट में जो आपके रिक्वायर्ड एरिया वहाँ की है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रशिया से आपको इस पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, इस पे आपको पब्लिक मीटिंग्स के अंदर आके बताना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तभी ये स्टैंड आउट करेगा। और इसी की बात कर रहा हूं कि स्ट्रैटेजी आपकी फिर काउंटर स्ट्रैटेजी हुकूमत की वो होनी चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी गवर्नेंस, आपकी जो मैनेजमेंट है वो दिखे। चीमा साहब, मेरी तो बड़ी हम्बल सी सबमिशन है। आपकी बात ठीक है, लेकिन बेसिक तो बात है कि मैं जब जाता हूँ आपके पास में भी आया हूँ तो आप एक एजेंडा लेके बैठे, मैं ये आपका टॉपिक है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे तो मैं मजबूर उस पर जवाब देने पे। मैं आपकी सवाल ही कर रहा हूँ ना कि आप मुझसे पुरानी बात सुन लेंगे, हमने चाइना में क्या अचीव किया है, हम रशिया में क्या अचीव करने जा रहे हैं, मैं इसरार कर रहा हूँ, जबरदस्ती सुना रहा हूँ बात ना, आप मुझे चलिए चीमा साहब, आज तो परफॉर्मेंस के ऊपर वज़रा को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, हमने इसको अप्रिशिएट किया है, इसी पर आपसे बात भी कर रहे हैं। जिस दिन आप कोई तकरीब इस तरह की करेंगे जिसमें चाइना के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं या रशिया इमरान खान साहब जा रहे हैं वो टेक अवेज क्या है वो करेंगे, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कशन हो जाएगी सर। बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, लेकिन उस जो मुल्क में आप देखें, इमरान खान जो है, इमरान खान सिर्फ इमरान खान नहीं है, इमरान खान जो है वो सिर्फ पीटीआई का चेयरमैन नहीं है, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। आपके मुल्क को एक सक्सेस मिली है, वज़ीर आज़म को सक्सेस मिली, यहाँ से उसे एंडोर्समेंट जानी चाहिए, सपोर्ट जानी चाहिए थी। हमने कोशिश की कि बताने की कि जनाब ये बंदा तो कल ना हो, ये बंदा तो हो सकता है कल ना हो। उस वक्त हमने ये शोशा छोड़ा कि जनाब ये सदमे एतमाद आ रही है। सो मैं समझता हूँ कि ये टू सम एक्सटेंट आपका कहा जा सकता है कि जाती वाली बात है। अगर मैं मुहज़्ज़ब तरीन अल्फाज की करूँ, माइल्ड तरीन अदम एतमाद की तहरीक आना पार्लियामान में ज्यादती है चीमा साहब? आनी ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आनी ही नहीं है। फिर मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, आनी ही नहीं है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं, आना ही नहीं है। बहुत सारे का सारा मेले से चादर चोरी के। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन अदम एतमाद के लिए बड़ी पुरएतमाद है, लेकिन जैसे जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आएगी नहीं पार्लियामान में, कितने चांसेस हैं? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जमीनी हकाइक के बरक्स ऑपोजिशन जमातें ताहाल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पुरएतमाद दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमती सफ़ों में नकब लगाकर अदम एतमाद लाने का दावा कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन है कि जीटी रोड का सफर उसे कामयाबी से हमकिनार करेगा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जहां मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, वरना अवाम सिर्फ हुकूमत पर नहीं बल्कि ऑपोजिशन पर भी तनकीद करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि अब वो हालात आ चुके हैं कि इमरान खान और उनकी हुकूमत किसी के लिए भी काबिल एतमाद नहीं रहे। मीडिया से बात करते हुए क्या कह रही थी? कश्ती उनको
सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है। मरियम नवाज साहिबा से पहले लीगी रहनुमा ये दावा कर रहे थे कि उनके साथ हुकूमती अरकान राब्ते में और वो टिकट के बदले अदम एतमाद की हिमायत करने के लिए बात कर रहे हैं। यानी उनकी शर्त है कि हमें टिकट दिया जाए नून लीग का और उसके बाद वो अदम एतमाद के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इमरान नियाजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हुकूमत की हलीफ जमातों ने हुकूमत को ऑक्सीजन दी, वो हुकूमत का वेंटिलेटर बने रहे, तो जो भी इस हुकूमत को ऑक्सीजन देगा वो अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनेगा। अवामी दबाव हम पे भी है। जब भी हम किसी तकरीब में जाते हैं, अपने हलके में जाए, लोग एक ही बात सवाल करते हैं, एक ही सवाल करते हैं, कब हमारी इससे जान छुड़ाओ। लोग जो हैं वो इतनी बद्दुआएं देती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी अमल होता है, आपके भाई भी जब वो कहते हैं कि जी अपोजिशन कुछ नहीं कर रही, लोगों के ऊपर इतना जो है वो मुश्किल है, मुसीबत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी का कैंप भी खासा मुतहर्रिक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ बरवक्त एहतजाज पर जोर देते हुए कहा है कि आवाम को परेशानी आज है तो इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मार्च के आखिर तक का इंतजार क्यों किया जाए। बिलावल साहब भी इस हवाले से काफी उतावले दिखाई दे रहे हैं कि फिलफौर कोई ना कोई हल निकलना चाहिए कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर सके। मार्च शुरू होने से पहले इनका एक विकेट गिर चुका है। मार्च शुरू होने से पहले आपके साबिक दोस्तों ने अदम एतमाद पे अपना मौकिफ में थोड़ा तब्दीली आना शुरू हो गया है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अदम एतमाद की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। दोनों जमातों जिनके बारे में अनहोली अलायंस कहा जाता है, गैर फितरी इत्तेहाद कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को, यह गैर फितरी इत्तेहाद आगे चलकर किस तरह पार्लियामान के अंदर कोई आईनी तहरीक लेकर आएगा और फिर वो मूव कामयाबी, ये गारंटी कैसे है? और ये दोनों एक दूसरे को क्या यकीन दहानियां करा रहे हैं कि एक साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशंस अभी भी कॉमनर के जहन में भी हैं और यकीनन वो उन इत्तेहादियों के जहन में भी हैं जिनके पास ये वो गारंटीज लेकर जा रहे हैं। वो इत्तेहादी भी शायद अभी मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनकी आपस में बहुत सारी खलीज रही है, फासले रहे हैं, वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, रीसोल्डर कर रहे हैं अपने टाइज को, और उसके बाद जो आपका हदफ है, इस हदफ को अचीव करने के लिए क्या रोड मैप क्या है, किस तरह करेंगे इसको, इस पर तो रहनुमाई फरमाइएगा चौधरी साहब सबसे पहले। नहीं, पहली तो बात यह है कि उस दिन इस बात का जवाब बिलावल साहब ने भी दिया, मियां शहबाज शरीफ ने भी, मरियम ने भी। लोगों के मसाइल इस वक्त ऐसे कि ये शायद बियॉन्ड हो गए हैं, पार्टियों से ऊपर हो गए। अगर आज भी सियासी पार्टियों ने और खासकर अपोजिशन की पार्टियों ने और जो हुकूमत में बैठी हैं पार्टियां, साथ बैठी हैं इत्तेहादी पार्टियां, अगर उन्होंने लोगों की आवाज ना सुनी तो शायद फिर इस मुल्क में जिस किस्म की कैफियत है, खुद रो कोई मूवमेंट ने जन्म लिया, तो कोई ये सारी सूरत हाल किसी अनारकी की तरफ भी जा सकती है। दूसरा एजेंडा तो आईनी एजेंडा होगा, कोई उसमें कोई ऐसा गैर आईनी बात बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सब जिस कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, दिस वाज एक्चुअली सपोज्ड टू हैपन इवन अर्लियर, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो आप लोगों को एक दूसरे पर शुकूक व शुबहात थे। मुझे याद है हमारी प्रोग्राम में आपने ये कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ जो है वो डील का मंत्रा सर चढ़कर बोल रहा है और डील हो गई है। अभी आपको ये यकीन है कि कोई डील वील वाला मामला नहीं है एज फार एज नून लीग इज कंसर्न्ड? देखिए, हमने उस वक्त भी जो पीडीएम बनी थी वो किसकी कोशिश थी? पीपल्स पार्टी की कोशिश थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश और बड़ी कावश के बाद एक मीटिंग कॉल की जिसके नतीजे में पीडीएम बनी, तो फिर उसको तोड़ दिया गया। वो सबके सामने है, लेकिन अब हालात कंपैरेटिवली उनको भी समझ आ गए। उन्होंने खुद कहा
मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि हमारी जमात के अंदर, आज भी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि हमारी जमात के अंदर 2 राय थी अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन अब नहीं है, अब यकसुई पाई जाती है। चौधरी साहब, यू पार्ट वेज फ्रॉम पीडीएम, उसके बाद खतों किताबत हुई, खत का फाड़ा जाना, उसके बाद जो है वो माफी का तकाजा करना कि जब तक माफी नहीं होगी तब तक जो है वो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, वो सब चीजें भुला दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और भुलाकर अब अगर आपको पीडीएम में दोबारा शमूलियत इख्तियार करनी पड़े तो उसके लिए भी राजी हो जाएंगे? देखिए ना, आप 2 चीजों को खलत मलत कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में। एक पीडीएम है, उसको अलहदा रख दें। एक पार्लियामेंट के अंदर का एटमॉस्फेयर है, वो तो जो खत लिखे गए, खत फाड़े गए, उससे अगले दिन भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन इकट्ठी। अब ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बात समझ आने लगी है नून लीग को, चौधरी साहब? नहीं, पहले भी उस तरह से बराह रास्त समझ नहीं आ रही थी ना। पहले भी वो कह रहे थे कि बाइकआउट करना पे, हमने कहा कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, फिर अल्टीमेटली वो उस पर भी आ गए। उसकी एक बुनियादी वजह है, उनका शायद हुकूमत करने का ज्यादा तजुर्बा है, हमारा अपोजिशन करने का ज्यादा तजुर्बा है। नहीं, एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट मेड देम अंडरस्टैंड सो इजीली? आपने ऐसा क्या समझाया है कि उन्हें समझ आने लगा है? नहीं, लेकिन उसमें अल्टीमेटली उन्हें समझ आ गई कि इसको और निकालने का कोई तरीका नहीं। असल में इस्तीफे तो हम उसके इस्तीफे लेने जा रहे थे, वहां पर अपने इस्तीफे देने शुरू हो गए। ये कौन सी हिकमत अमली थी? आज भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा, ऑब्वियसली बिलावल साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे अकाबरीन ऑपोजिशन के ये कह रहे हैं कि सिग्नलिंग की बात है या एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल या हाथ के उठने की बात है। तो आपको लगता है कि वो हाथ उठ चुका है या अभी भी वो सपोर्ट हासिल है खुफिया कुव्वतों की? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उनको आईनी तौर पर, हम तो आईन और कानून की बात करते हैं, उनको आईनी तौर पर न्यूट्रल होना चाहिए। वहां एमक्यूएम हो, यहाँ काफ लीग हो, ये कैसे अचानक से आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए, उन्होंने अपनी जरूरत के तहत खड़े होना है। अगर उन्होंने अगले इलेक्शंस लड़ने हैं तो ये इमरान खान का तो बोझ उसकी अपनी पार्टी और पार्टी के अराकीन और उसके वज़रा नहीं उठा पा रहे थे, ये बाकी जमातें कैसे उठाएं? अच्छा, आप इनकी जरूरत कैसे पूरी कर सकते हैं सर? वो काफ लीग हो या एमक्यूएम हो? नहीं, अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं तो फिर तो वरना उन्हें भी लोगों के गैज़ो गजब का सामना करना पड़ेगा। वो पार्ट एंड पार्सल है इसका। लेकिन अभी भी इस वक्त भी हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है सर। और जहां तक इत्तेहादियों की बात है, आपने कामिल अली आगा साहब का स्टेटेड पोजीशन देखी होगी, वो कहते हैं कि रियासत जब तक इनके साथ खड़ी हुई है हम खड़े रहेंगे। तो इसकी क्या, रियासत तो सबके साथ खड़ी है कि रियासत तो अकेलों के साथ? और फिर वो ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी न्यूट्रल नहीं है। तो वो तो अपने उस बयान की वजाहत करने के लिए फिर उन्हें बॉस कुछ कहना पड़ा, जो कहना था उन्होंने वो तो पहले दिन कह दिया मेरे साथ ही प्रोग्राम में। नहीं, फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, कोई इशारा तो होगा आपके पास? मतलब ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है या वाकई कोई सब्सटैंशियल चीज है इसके पीछे? कोई इशारा नहीं है, बस लोग अपनी समझ रहे हैं कि इस वक्त तो इसको जाना चाहिए। और वो कहते रहते होते हैं जब तक कोई, जो इत्तेहादी होते हैं वो साथ ही होते हैं, जब तक कोई फैसला कुन मोड़ नहीं आ जाता, जो उनकी पार्टी के अंदर लोग बैठे होते हैं जो वो तब तक बैठे रहेंगे, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी बैठी रहेंगी। जब फैसला कुन मोड़ आएगा, उन्हें पता चलेगा कि ये जा रहा है, तो वो भी अपना तिनका जो है वो डाल देंगे। तो चौधरी साहब, वो फैसला कुन मोड़ आपके नजदीक कब आएगा? मतलब कुछ लोगों का ख्याल है 45-50 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब ने ये कहा कि 50 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है सियासत के। तो फैसला कुन मोड़ कब आ रहा है, आपको तो पता ही होगा। फिर खैर, उसकी तो बात छोड़े ना, किसी संजीदा आदमी की बात करें। वो फैसला कुन मोड़ तो आ चुका है। तो वो आईनी तहरीक कब लेकर आ रहे हैं सर? ये तो अब सारी क़यादतों ने फैसला कर, नहीं, अगले आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्तों में? मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत अगर परेशान है तो अपोजिशन भी कंफ्यूज दिखाई देती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे वजीर आजम को अमेरिका से शिकवा क्यों है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर सवालात उठा दिए हैं। वजीर आजम के बयान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। चीनी स्कॉलर एरिक ली को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि चीन हमारा हर मौसम का दोस्त है, कोई फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। एक वक्त था जब अमेरिका दोस्त था, मगर जब सोवियत यूनियन की अफवाज अफगानिस्तान से निकली तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की और फिर 9/11 हुआ
तो अमेरिका को दोबारा हमारी जरूरत पड़ी। अमेरिका के अफगानिस्तान पर तसल्लुत के मकासद गैर वाज़ेह थे, इसी वजह से उन्हें शिकस्त हुई है। It hasn't been a sort of like with China, an all-weather friend. There have been times when the US has been very friendly, but then, when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned, and then they again sort of become friendly. For instance, Pakistan became a frontline state against the Soviets in Afghanistan, so Pakistan became a friend of US, and sort of they helped us and they were good to us. But the moment the Soviets left, they slapped sanctions on Pakistan. But then 10 years later, when again 9/11 happened, they again became very good to us. But then when they could not win in Afghanistan, then we were blamed for this debacle, what took place in Afghanistan. So with US, it's not really been what it has been with China, an all-weather friend. China, for 70 years, our relationship, it has been consistent. Pakistan has at every possible forum stood with China. And China, whenever Pakistan has needed China, China has stood with us. अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी स्कॉलर को इंटरव्यू देते हुए बड़ा ब्लंटली इस बात का इजहार कर रहे हैं कैटेगोरिकली कि हमारी जो चाइना के साथ दोस्ती है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, मुसलसल रही है। उसके अंदर वो उतार चढ़ाव नहीं आए जो अमेरिका के साथ आए हैं। और हिस्टोरिकल जो ट्रुथ है या बेटर रियलिटी है वो भी कुछ ऐसी ही है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ऑब्वियसली वो बड़े ऑब्जेक्टिव रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं रहे उस तरह से, या फिर वेदर फ्रेंडशिप नहीं रही अमेरिका के साथ। और इमरान खान साहब पहली बार अमेरिका को लेकर ये दो टोक स्टांस नहीं अपना रहे, बल्कि इससे पहले जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उसके बाद भी ऐसी बातें होने लगी। कहा गया कि इमरान खान साहब ने बड़े दबंग अंदाज में अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाई हैं और बताया है, उसका असल चेहरा भी दिखाया है। और लेकिन ऐसे में ऑब्वियसली हमें डिप्लोमेसी का मुजाहरा भी करना चाहिए, ये भी बात हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टीटीपी के 3 से 5,000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने काउंसिल को टीटीपी की सरगर्मियों से मुताल्लिक एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, जरा उसके कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के 200 से 400 जंगजू मौजूद हो सकते हैं। रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया गया है कि चीनी सरहद के करीब तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के 200 से 700 दहशतगर्द भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान में सरगर्मियां जारी रखने के लिए हालिया अरसे में सबसे ज़्यादा आज़ादी मैसर हुई है। अब ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कि जहाँ पर रजीम तो चेंज हुई है लेकिन हमारी मुश्किलात अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। और फिर हमारे स्टेटमेंट्स अमेरिका को लेकर आपके सामने। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे जाली आमिल या जिन, खातून के माथे का कील, मामला मजीद कैसे उलझा है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही वेलकम बैक। पेशावर में अफगान शहरी खातून के सर में कील ठोकने के वाकये में एक नया मोड़ आ गया है। खातून के शौहर ने दावा किया है कि उनकी अहलिया पर जन्नात का साया है और जन्नात ने उनको सर में कील ठोकने पर मजबूर किया था। खातून के शौहर साबिर के मुताबिक इससे पहले भी जन्नात ने उनकी अहलिया को तीसरी मंजिल से गिरा दिया था और वो माजी में 2 मरतबा खुद को जख्मी कर चुकी हैं। मुतासरा खातून उनकी दूसरी बीवी हैं और दोनों बीवियों से उनके कुल 11 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि पीर की बात इस पूरे वाक़े में कहीं नहीं है और ना ही पीर ने सर में कील ठोकी है। मेरे पहले से बच्चे हैं और औलादे नरीना के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब इस वाक़े के अंदर एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया है जब से ये शौहर सामने आए हैं और उनके स्टेटमेंट्स जो है वो मंजर आम पर आ गए हैं। पुलिस ने, क्योंकि सीसीपीओ साहब ने कहा कि हमने शौहर का खोज लगा लिया है, खातून तक भी पहुंच गए हैं और शौहर का स्टेटमेंट भी अब ये स्टेटेड पोजीशन है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। दोनों सूरतों में अब 2 मुख्तलिफ रुख हैं। एक वो रुख था कि जिसमें औलाद नरीना के हुसूल के लिए किसी आमिल बाबा से रुजू किया गया और आमिल के मशवरे पर सर में कील ठोंका गया। दूसरा रुख ये है, दूसरा वर्जन वो है जो खातून के शौहर कह रहे हैं कि उस औरत पर जन्नात का साया है, पहले भी जन्नात उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक कर जख्मी कर चुके हैं। दोनों सूरतों में यानी एक सोशल प्रेशर है, एक समाजी दबाव है, एक घुटन है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और इस प्रेशर का मलबा सारे का सारा किया धरा या तो जन्नात पर डाला जा रहा है या आमिलीन पर डाला जा रहा है, जो किसी भी तरह नहीं है। हमें अपने जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ऑब्वियसली डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। ये जन्नात या आमिलीन के ऊपर डालना ये जस्टिफाइबल नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।